आज की हमारी जो वीडियो है या लेक्चर है वो है लैंगिक पुनर्योजन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। यह क्रिया बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो जनन की क्रिया होती है उसके बाद में एक अन्य लेक्चर है या टॉपिक है लैंगिक पुनर्योजन। यह बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी में कम से कम 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं। इसमें जीवाणुओं में वास्तविक, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता, यानी उसमें लैंगिक जनन की क्रिया वास्तव में नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई प्रजनन अंग, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, यानी उसमें न तो मेल पाया जाता न फीमेल पाया जाता, न ही कोई सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। और इनमें लैंगिक युग्मक के बाद एक कोशिका संरचना नहीं बनती, बल्कि यानी इनमें जो युग्मन बनते हैं या गैमेट्स बनते हैं उनमें एक कोशिका संरचना नहीं बनती, बल्कि 2 कोशिकाएं अलग अलग ही रहती है। यानी दोनों सेल्स होती है वो अलग अलग ही रहती हैं। उनमें केंद्रक भी पाया जाता है तथा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है। जीवाणुओं में केंद्रक संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता। इनमें आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान 3 प्रकार से होता है। यानी जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो लैंगिक पुनर्योजन है, सेक्स रिकॉम्बिनेशन की क्रिया है, वो आनुवंशिक पदार्थों पर निर्भर करती है, उनके सिर्फ आदान प्रदान से। यानी एक सेल से दूसरी सेल में किस प्रकार आदान प्रदान होता है, यानी एक सेल में कोई भी पदार्थ है वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो दूसरी सेल्स में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यानी स्थानांतरित किया जाता है। वो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2 है संयुग्मन, कंजक्शंस। नंबर 3 है पराक्रमण, ट्रांसडक्शन। तो पहला टॉपिक है स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो इसका ट्रांसफर है वो किस प्रकार से होता है। इस जो प्रक्रिया की खोज की थी वो अंग्रेज जीवाणु वैज्ञानिक फ्रेडरिक क्रिप्ट ने की थी 1928 में। इसको प्रैक्टिकल के द्वारा उन्होंने समझाया था। इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी के 2 प्रभेदों यानी 2 अलग अलग स्ट्रेन लिए, इन्होंने उन पर कार्य किया तथा एक प्रभेद यानी स्ट्रेन्स की कोशिका संपोडित यानी कैप्सूल्ड थी और एक दूसरी चिकनी थी। यानी एक स्ट्रेन थी वो तो थी कैप्सूल आकार की और दूसरी थी वो थी स्मूथ आकार की थी, यानी चिकनी आकार की थी। एक तो कैप्सूल के आकार की थी और एक स्मूथ आकार की थी, लगती थी। यह S2 प्रकार की प्रभेद रोगजनक, यानी जो S2 था वो रोगजनक तथा उग्र पैथोजेनिक एंड वायरुलेंट प्रकृति का था। जो दूसरा प्रभेद था वो रुक्ष प्रकृति का था। इसमें संपुटिका नहीं थी, यानी नॉन कैप्सूल था। यह R प्रकार कहलाती थी, यानी जो नॉन कैप्सूल प्रकृति का था वो R प्रकार का था। यह R2 जो प्रकार होता है यह अरोगकारक या अनुग्रह प्रकार का होता है, यानी नॉन पैथोजेनिक और ए वायरुलेंट प्रकार का होता है, यानी इसमें रोग नहीं फैल सकता, ये कैपेसिटी का होता है। ग्रिफ्थ ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि उसने 2 अलग अलग प्रक्षेपण किए थे, एक तो था S3 और एक था R2। तो पहला पॉइंट है R3 जो प्रयोग था उसमें चूहों में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट करने पर चूहे रोगी हो गए। यानी जो S3 था उसमें जो चूहों पर जो इंजेक्ट किया गया तो वो सारे के सारे चूहे रोगी हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। जब इसी प्रकार यानी ऐसा ही प्रयोग R2 पर इंजेक्ट किया गया तो चूहे निरोगी ही रहे, यानी R2 में चूहे निरोगी रहे लेकिन S3 में रोगी थे। S3 जीवाणु की ऊष्मा अवधि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मृत कोशिकाओं हीट किल्ड सेल को चूहे में अंतःक्षेपित करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो डेड सेल थी उन पर
चूहे में, मतलब अंतःक्षेपित इंजेक्ट करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, यानी कि वो सारा का सारा उसमें पहला परीक्षण था, उसमें चूहे डेड हो गए थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई कोशिका जीवित भी थी। ग्रिफ्थ ने S3 ऊष्मा से मृत हुई हीट किल्ड तथा R2 की जीवित कोशिकाओं को मिलाया, यानी जो पहला प्रयोग था S3 और दूसरा था R2, दोनों की कोशिकाओं को मिलाया, यानी एक तो जीवित कोशिकाएं थी और एक मृत कोशिकाएं थी। उन्होंने चूहों में अंतःक्षेपित किया तो उनकी आशा के विपरीत सभी चूहे रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी जो R2 था जीवित जिनमें चूहे थे और एक S3 था जिसमें मृत चूहे थे, दोनों को अंतःक्षेपित किया, दोनों की कोशिकाओं को जब मिलाया गया तो जो नया जो प्रयोग बना उसमें सारे के सारे चूहे की मृत्यु हो गई थी। इन चूहों की शव परीक्षण करने पर उन्हें S3 प्रकार की जीवित जीवाणु कोशिकाएं युक्त आइसोलेट की, जिनसे अगर मीडिया पर स्मूथ प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई, यानी जो S3 था उसमें जो जीवित जीवाणु कोशिकाएं थी वो आइसोलेट हो चुकी थी और मीडिया पर तथा स्मूथ प्रकार की कॉलोनी का निर्माण कर चुकी थी। उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार R2 प्रकार के जीवाणु तथा S2 प्रकार के जीवाणुओं में रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, यानी कि इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि जो जीवित कोशिकाएं थी उनको और जो मृत कोशिकाएं थी दोनों को मिलाया तो सारी की सारी मृत हो गई थी। इस प्रकार जो प्रमाण थे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जीवाणु में, तो वो सिद्ध हो गया उनका, क्योंकि सारे के सारे तीसरे प्रयोग में उनके चूहे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। 1944 में एवरी, मैकलियड तथा मैकार्टी ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जो नग्न डीएनए के खंड हैं, यानी आइसोलेटेड नेक्ड डीएनए, उनमें जीवाणुओं में रूपांतरण हो जाता है, यानी जो नग्न डीएनए थे उनके खंड में जो जीवाणु थे उनमें रूपांतरण पाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने पहली बार डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहचान की तथा जेनेटिक मटेरियल की पहचान करने वाले भी यही थे। रूपांतरण प्रक्रिया के लिए जो डोनर डीएनए एकल सूत्री सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक निश्चित लंबाई का डीएनए ही कोशिका के भीतर प्रवेश करता है, फिर यह जीवाणु गुणसूत्र बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ संलग्न हो जाता है और फिर उसमें समाविष्ट हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक छोटी सी कोशिका जो जीवाणु की होती है, यह इसमें डीएनए की संरचना पाई जाती है और एक निश्चित लंबाई की जो डीएनए होता है यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ यानी कि संलग्न हो जाता है, यानी चिपक जाता है और उसमें समाविष्ट हो जाता है, यानी मिल जाता है, जिसके कारण डीएनए खंड को यह विस्थापित कर देता है। यानी जो डीएनए खंड होता है पहले उसमें स्थित होता है उसको एक्सचेंज कर देता है और वह नष्ट हो जाता है, यानी एक्सचेंज करता है या उसे नष्ट कर देता है और वहाँ पर खुद स्थापित हो जाता है। यानी जो जीवित सेल होती है और एक मृत सेल होती है, जब इनको मिलाएंगे तो यह मृत सेल ही ज़्यादा हावी दिखाई देता है। एवरी, मैकलियड व मैकार्टी को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया को समझाने के लिए जो एवरी और मैकार्टी नामक वैज्ञानिक था उसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है इसके लिए ग्रिफ्थ ने एक प्रयोग किया। प्रयोग के लिए उन्होंने दो अलग अलग स्ट्रेन ली, एक तो थी S3 और दूसरी थी R2। जो S3 थी वो वायरुलेंट प्रकृति की थी, यानी कि रोगी प्रकृति की थी। इसमें जब चूहों पर इंजेक्ट किया गया तो चूहों की मृत्यु हो गई, डेड हो गए। R2 था नॉन वायरुलेंट। जब इसमें चूहों पर, यानी निरोगी प्रकृति की थे, जब इन पर इन्होंने इंजेक्ट किया तो ये सर्वाइव कर गए, यानी जीवित रहे। एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवित रहने की क्षमता थी इनमें। थर्ड प्रयोग में इन्होंने जब इस S3 को हीट किया, यानी ऊष्मा दी 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो मृत जो सेल्स थी यानी हीट किल्ड सेल्स थी चूहों में इंजेक्ट किया गया तो उनमें कोई प्रकृति नहीं पाई गई, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी वो जीवित हो गए, यानी 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उनमें जीवित रहने की क्षमता पाई गई। लेकिन जब S3 और R2 को
हीट किल्ड किया गया तो जीवित जो कोशिकाएं थी तथा जो मृत सेल्स थी यानी S3 ऊष्मा से जो मृत हुई सेल्स थी यानी इसमें जो मृत सेल्स थी तथा जो जीवित सेल्स थी उन दोनों को विक्षेपित किया यानी मिला दिया। मिलाने के बाद जो प्राप्त हुआ वो डेड था यानी चूहे की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उन्होंने परिभाषित किया कि S3 प्रकार की जो जीवित जीवाणु थे, जो कोशिकाएं युक्त थी, उनको अगर मीडिया तथा स्मूथ प्रकार की जो कॉलोनी प्राप्त हुई है तथा R2 प्रकार के जो जीवाणु थे या S3 प्रकार के जो जीवाणु थे उनमें स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि उसमें जो कॉलोनी प्राप्त हुई थी उनमें रोग प्राप्त था यानी स्थानांतरण की प्रकृति पाई गई थी। नेक्स्ट अपना सेकंड टॉपिक है कंजक्शन, संयुग्मन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मिलन कैसे होता है यानी एक दूसरे के साथ समाहित कैसे होते हैं। इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम लैडरबर्ग एवं टॉटम ने 1946 में ई कोलाई इस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में खोजा। इन्होंने भी एक प्रयोग किया था। प्रयोग द्वारा यह दर्शाया कि ई कोलाई का एक यानी जो ई कोलाई था उसमें उत्परिवर्तित था, म्यूटेंट प्रकार का था, तथा उन्होंने दो अलग अलग प्रयोग किए। एक तो था के12 स्ट्रेन में जीवाणु कोशिकाओं में शारीरिक संबंध फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनमें शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं यानी फिजिकल कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। कंजक्शन होता है यानी संयुग्मन होता है यानी मिलन होता है। कंजक्शन ट्यूब का निर्माण होता है तथा एक कोशिका डीएनए आनुवंशिक पदार्थ दूसरी कोशिका में चला जाता है, यानी एक जो डीएनए होता है वो दूसरी कोशिका में ट्रांसमिट हो जाता है। उन्होंने प्रयोग में ई कोलाई की दो अलग अलग यानी दो प्रयोग किए यानी स्ट्रेन का उपयोग किया। इनमें से प्रत्येक को सामान्य वृद्धि के लिए यानी सामान्य मीडिया के लिए संवर्धन न्यूनतम माध्यम के अतिरिक्त एक से अधिक विटामिन या अमीनो अम्ल का संपूरक भोजन देना पड़ा। यानी इन्होंने जो एक मीडिया तैयार किया था आर्टिफिशियल मीडिया, उसमें उन्होंने सारे विटामिन और अमीनो अम्ल डाले थे और उसके बाद इन्होंने अलग अलग प्रयोग किए थे। इस प्रकार जीवाणु असंश्लेषण कहलाते हैं, असर्वसंश्लेषण कहलाते हैं। ई कोलाई एक प्रभेद यानी एक तो स्ट्रेन ए इन्होंने एक प्रयोग किया था, एक प्रयोग का नाम दिया था स्ट्रेन ए। इसमें इन्होंने मीट बायो का मतलब है मिथियोनिन और बायोटीन दो लिए थे तथा दूसरी स्ट्रेन बी में इन्होंने थ्रियोनिन, ल्यूसीन तथा थाइमिन 3 तत्व लिए थे। दोनों के संवर्धन को मिलाकर सेंट्रीफ्यूगल किया, यानी इन दोनों को अलग अलग मिला लिया और उनको सेंट्रीफ्यूगल कर लिया तथा एक कंप्लीट मीडिया जिसमें संवर्धन किया जा सके को तैयार किया तथा उसके बाद न्यूनतम मीडिया पर उगाया। उन्होंने पाया कि ये जीवाणु प्रोटोट्रॉफी प्रकार के होते हैं, सर्वसंश्लेषी होते हैं। इनकी जो संख्या होती है 10 की पावर 7 होती है। सॉरी, मैंने ये 10/7 लिख दिया, 10 की पावर 7 होती है तथा इनमें से जीवाणु एक ही होता है, यानी एक जीवाणु से 1 की पावर 7 गुना ये बन सकते हैं। ये इनमें क्षमता पाई जाती है। ये थे उनकी वृद्धि के लिए सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी यह सिद्ध करती है कि उनमें पुनर्योजित जीवाणु यानी रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया बने हैं जो मीट बायो 3 ल्यू 3 यानी इसमें जो मिथियोनिन, बायोटीन और ल्यूसीन ये जो तत्व थे, ये तत्व उसमें देने की भी आवश्यकता नहीं थी। तभी यह संभव हुआ कि एक जीवाणु के डीएनए का कुछ भाग दूसरे जीवाणु में चला जाए तो कई जो वैज्ञानिक थे, जो जीवाणु विशेषज्ञ थे, ने इसे उस समय स्थानांतरण का एक उदाहरण माना। परंतु लैडरबर्ग और टेटम ने यह सिद्ध किया कि
उपयुक्त पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन प्राप्त करने के लिए दो जीवाणु कोशिकाओं में सीधा संपर्क आवश्यक है। यानी कहने का भावार्थ ये है, बैक्टीरिया के अंदर यह पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है, उसमें सप्लीमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह लेडरबर्ग और टेटम ने सिद्ध किया। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे वो इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की से समझते थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनता है। लेकिन लेडरबर्ग और टेटम ने यह सिद्ध किया कि यह पुनर्योजन यानी उसमें रिकॉम्बिनेशन की क्षमता के कारण ही जो सेल होती है 1 से 2 का निर्माण होता है। यानी जो जीवाणु में कोशिकाओं में सीधा संपर्क जो स्थापित होता है वो उनमें पुनर्योजन की क्षमता के कारण ही होता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने कंजक्शन के नाम से प्रस्तुत किया। लेडरबर्ग एवं टोटम को इस खोज के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थर्ड ऑप्शन है अपना पराक्रमण, ट्रांसडक्शन। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें जीन स्थानांतरण की यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, सब में नहीं कुछ में जीन स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है ट्रांसडक्शन, जो जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। यानी जीवाणु भोजी के द्वारा ही संपन्न होती है। ट्रांसडक्शन की खोज जीडर तथा लेडरबर्ग 1952 ने साल्मोनेला जीवाणु में की थी। यानी एक बैक्टीरिया था साल्मोनेला, उसमें 1952 में जीडर और लेडरबर्ग ने इस क्रिया की खोज की, यानी ट्रांसडक्शन की खोज की। यह क्रिया सिर्फ जीवाणु भोजी होते हैं उनमें ही, उनके द्वारा ही संपन्न हो पाती है, और यह जीन स्थानांतरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जीवाणु भोजी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें संक्रमण कर डीएनए प्रवेश करवाता है। तत्पश्चात जीवाणु कोशिका के अंदर ही विषाणु अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यानी जो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया होता है उसमें संक्रमण कर देता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर संक्रमण कर देता है तथा उसमें डीएनए प्रवेश करवाता है। इसके पश्चात जो जीवाणु कोशिका होती है उसके अंदर ही विषाणु होते हैं, यानी जीवाणु के अंदर ही एक विषाणु स्थित होता है। जो विषाणु होता है वह अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, और इस प्रकार बनने वाले नए विषाणु कणों में जीवाणु के न्यूक्लिक अम्ल का कुछ भाग भी संलग्न हो जाता है। यानी कि जो विषाणु होते हैं, विषाणु के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, वो भी इस जीवाणु के अंदर मिल जाते हैं, यानी संलग्न हो जाते हैं। जो जीवाणु भोजी होते हैं उनके अंदर विषाणु पाए जाते हैं, और विषाणु जीवाणु के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, और विषाणुओं के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और वो जीवाणुओं में संलग्न हो जाता है, यानी मिल जाता है। इस प्रकार का जीवाणु भोजी जब किसी दूसरी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो पूर्व जीवाणु द्वारा किया गया स्थानांतरित आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका में छोड़ दिया जाता है। यानी जब जीवाणु कोशिका होगी और जिसमें वायरस भी स्थित होगा, जब यह नए जीवाणु को संक्रमित करेगा तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ भी स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार एक म्यूटेंट यानी एक उत्परिवर्तन होता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। विषाणुओं के माध्यम से होने वाली यह प्रक्रिया पराक्रमण कहलाती है। जीवाणुओं में पराक्रमण की क्रिया, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो जीन स्थानांतरण की क्रिया होती है, यह एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जीन स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? इसके लिए जीवाणु भोजी है, यह क्रिया सिर्फ जीवाणु भोजी के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। पराक्रमण की जो खोज थी वो सर्वप्रथम जीडलर एवं लेडरबर्ग ने की थी साल्मोनेला बैक्टीरिया में। जो जीवाणु भोजी होते हैं उनमें संक्रमण होने के बाद डीएनए प्रवेश कर जाता है संक्रमण होने के बाद, और इसके अंदर समाहित हो जाता है, यानी इसके साथ समायुग्मित हो जाता है, यानी मिल जाता है। जीवाणु और विषाणु दोनों मिल जाते हैं, इनके डीएनए मिल जाते हैं, और डीएनए जब मिल जाते हैं, मिलने के बाद इसमें ढेर सारे जीवाणु और विषाणु दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। जब बैक्टीरिया रिलीज होता है, यानी एक बैक्टीरिया से
दूसरी, बैक्टीरिया का निर्माण होता है, यानी ढेर सारे बैक्टीरिया बनते हैं तो उनके साथ वायरस भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। जब वायरस भी ट्रांसमिट हो जाते हैं तो यह क्रिया लगातार ट्रांसडक्शन की क्रिया कहलाती है। विषाणुओं के जो कण होते हैं उनमें जीवाणु के अलावा न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल उसमें समाहित होता है विषाणु के अंदर। और एक नया म्यूटेंट, इस प्रकार एक जो नया म्यूटेंट बनता है, उत्परिवर्तन बनता है और एक नई कोशिका का निर्माण होता है। कौन टॉपिक है वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। इनके बारे में सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति था डेनमार्क के प्रसिद्ध चिकित्सक क्रिश्चियन ग्राम थे। इन्होंने 1884 में अपनी प्रसिद्ध एक सर्वमान्य अभिरंजन विधि यानी स्टेनिंग विधि द्वारा जीवाणुओं को दो समूहों में विभेदित किया। यानी जो स्टेनिंग की क्रिया थी उसका आविष्कार भी क्रिश्चियन ग्राम ने किया था 1884 में, और इसी के द्वारा ही इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा है और ग्राम नेगेटिव कौन सा है, और इन्होंने ही ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में सर्वप्रथम बताया था। पहला टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वे जीवाणु जो ग्राम अभिरंजित यानी ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित कर देने तथा बाद में एल्कोहल से धोने पर भी अभिरंजित बने रहते हैं, इन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम ग्राही या ग्राम धनात्मक कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं माइक्रोकोकस, यानी माइक्रोकोकस जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, स्टेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव है, लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव है, क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव है। यानी ये जो 4 बैक्टीरिया हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वे जीवाणु जो उपरोक्त प्रक्रिया के अंत में अभिरंजन छोड़ देते हैं, यानी इनको भी अभिरंजित करेंगे, किससे? क्रिस्टल वॉयलेट से करेंगे, लेकिन जब अल्कोहल से धोएंगे तो यह अभिरंजन है, यानी जो स्टेनिंग की क्रिया है वो बिल्कुल धुल जाएगी, यानी साफ हो जाएगी। ठीक है, छोड़ देते हैं तो उन्हें ग्राम ऋणात्मक या ग्राम अग्राही या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है राइजोबियम, यानी राइजोबियम जो वर्ग के जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं। सूडोमोनास, साल्मोनेला और विब्रियो ये सारे के सारे ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया हैं।